एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और बस एक लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर नंबर 10 में, और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लग रहा है कि थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर है क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ना वीडियोस पे। चलो कोई नहीं, चैप्टर पढ़ाना तो है तो फिर ख़त्म करते हैं। अब एक यहाँ पे एक टॉपिक है, बैलेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले के ज़माने में ये कहना था कि जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। मीन्स अगर कोई भी गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर रही है तो उसके अंदर 50% पार्ट डायरेक्ट टैक्सेस से आना चाहिए और 50% इनडायरेक्ट टैक्सेस का आना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ये पिक्चर, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये गलत साबित होता दिख रहा है। देखते हैं। सिंस द टाइम ऑफ ग्लैडस्टोन एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या हैं अभी हम लोग बड़ी डिटेल में उन्हें देख लेंगे। सिंस द टाइम ऑफ ग्लैडस्टोन इट इज़ ऑफन सपोज टू बी अ साइन ऑफ फाइनेंशियल वर्च्यू टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो ग्लैडस्टोन भाई साहब थे, उनके ज़माने से ये माना जा रहा है कि ये एक फाइनेंशियल वर्च्यू का साइन होता है, मींस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साइन होता है कि अगर कंट्री के बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बैलेंस है तो। ठीक है, देखो, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में बैलेंस है तो कंपनी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। और अगर यही बैलेंस नहीं होता है तो कंट्री में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कम है। देखो आगे, ग्लैडस्टोन वॉज द ब्रिटिश चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। अब इसे चांसलर या बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं तो देख लेना। सो ग्लैडस्टोन वॉज द ब्रिटिश चांसलर ऑफ द एक्सचेकर मीन्स द फाइनेंस मिनिस्टर। He used the simile in which he compared the direct and indirect taxes as the two attractive sisters। अब इन्होंने बहुत बड़ी बकवास लिख रखी थी कि जैसे आपके सामने ये दो एट्रैक्टिव सिस्टर्स हैं, ये इनके बाल, और ये भी एक एट्रैक्टिव सिस्टर है, तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये एट्रैक्टिव सिस्टर आपसे बात करने आ रही है और ये नहीं कर रही है, ये थोड़ी सी रूठी हुई है, तो आप दोनों को ये नहीं कर सकते कि इसको पकड़ लिया, इसको जाने दो। समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को उन्होंने ये सिमिली यूज़ करके बताया था कि दे आर जस्ट टू एट्रैक्टिव सिस्टर्स। ठीक है, तो अब देखो ज़रा आगे, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ग्लैडस्टोन तक। दिस इज़ द नोशन ऑफ कीपिंग अ बैलेंस। और ये जो सिमिली यूज़ कर रहा था ना उन्होंने, टू एट्रैक्टिव सिस्टर्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक नोशन है कि बैलेंस करना चाहिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द पर्सनस एंड ऑन द बिलीव डेट। अब ये जो नोशन है ना, कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन द टैक्सेस, ये रिलेटेड है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन, जिसके अंदर ये बिलीव किया जाता था कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिच लोग देते हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो पुअर लोग देते हैं। अब ये ऐसा क्यों था? तो डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो कि पर्सन्स पर इम्पोज किए जाते हैं, जो कि पर्सन्स की प्रॉपर्टी पर और उनकी इनकम पर इम्पोज किए जाते हैं। तो जो रिच पीपल हैं वही तो ज़्यादा कमा रहे हैं, तो जब वो ज़्यादा कमाएंगे तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ज़्यादा देंगे। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं उन पे डायरेक्ट टैक्सेस तो ज़्यादा लगते नहीं हैं क्योंकि वो लोग कमाते ही कम है, तो वो लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा देते हैं। ठीक है, चलो, ये यहाँ पे बिलीव था लोगों का कीपिंग अ बैलेंस के बीच में। So this is the notion of keeping a balance. It is related to the proper distribution of the burden of taxation between the persons and on the belief that direct taxes are paid by the rich and indirect taxes are paid by the poor. This belief is based on practical grounds. This belief is based on the practical grounds, not on theoretical argument. और अभी भी आप अगर देखना चाहो तो इंडिया के अंदर गरीब ज़्यादा हैं या अमीर? गरीब ज़्यादा हैं और अमीर कम हैं। अमीर कितना कंज्यूम करते होंगे? एक लिमिटेड अमाउंट। लेकिन अगर गरीब का देखा जाए तो गरीब ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो वो जब ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ज़्यादा देगा। अगर आप देखो डायरेक्ट टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो रिच सेक्शन है वो ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब जब गरीब आदमी कमाएगा ही नहीं तो वो डायरेक्ट टैक्स क्या देगा? ठीक है ना? तो इस तरीके से एक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर ये जो सिनेरियो था ना, कीपिंग अ बैलेंस, वो बेस्ड था, और ये जो बिलीव था ये भी एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पर था, नॉट ऑन ए थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट।
इन इंडिया डायरेक्ट टैक्सेस एट प्रेजेंट कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ द सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू। अब इंडिया के अंदर प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट रेवेन्यू होती है, जो सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू होती है, उसमें से आधे से ज़्यादा पार्ट तो डायरेक्ट टैक्स दे देता है, तो बैलेंस तो इसमें रहा नहीं। These figures suggest that there is no virtue of maintaining a balance between the two types of taxes. अब गवर्नमेंट, एक बात बताओ, गवर्नमेंट क्या फोकस करेगी? टैक्सेस बराबर बराबर आए या टैक्सेस जहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आए? गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, फिर भले ही वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो या फिर डायरेक्ट टैक्सेस हो। तो ये जो फिगर्स है ना इंडिया के अंदर प्रेजेंटली या फिर किसी और कंट्री में भी, तो ये पिक्चर को थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं, ब्लर कर रहे हैं कि अब बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है। अब ये देखो अमाउंट आ कहाँ से रहा है। So these figures suggest that there is no virtue in maintaining a balance between the two types of taxes. Introduction of VAT and goods and services tax is changing the picture. ठीक है, अब जो इंडिया के अंदर वैट लाया गया था, लेकिन अब वैट हट चुका है, अब जीएसटी आ गया है, तो ये जो है ना ये चेंजेस ला रहे हैं पिक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, सॉरी चैप्टर नंबर कौन सा था ये, हाँ चैप्टर नंबर 10, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ये यहाँ पर होता है समाप्त। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्सेस के बारे में बाय डेफिनेशन। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।